कर देती है। जैसे मान ली 2000 का चालान बना दिया तो कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट बार से आगे से ऑफेंस नहीं होगा तो कोर्ट क्या करती है, उस राशि को घटा देती है, घटा सकती है। कानून में लिखा हुआ है यदि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो आपको एफआईआर लिखनी मैंडेटरी है। कोई पुलिस अधिकारी इसको मना नहीं कर सकता लिखने के। इस बारे में एक लाइन बोलूंगा। हाँ, लोगों की मानसिकता बदलने में कभी कभार हजारों साल लग जाते हैं। अपराध का मतलब क्या होता है, सिंपली भाषा में कहेंगे किसी भी रूल्स का वोलेशन करना। अगर आपने कोई रूल्स का वोलेशन किया तो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, विधि विरुद्ध कोई कार्य करना अपराध है। अब कोर्ट को भी ये देखना है कि वास्तव में मामला बन रहा है मारपीट का कि नहीं बन रहा है, वास्तव में हत्या का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तव में चोरी का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो कोर्ट को ही देखना पड़ता है। आज मैं कहता हूं कि मैं इंसान हूं, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, मैं धोबी हूं, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूं, मैं मोची हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पंडित हूं, मैं अपनी मिष्टी खुद धोता हूं, मैं हरिजन हूं। सब चीज तो मैं हूं, तो मैं एक इंसान हूं सबसे पहले, उसके बाद में सब कुछ उसके स्टेटमेंट के ऊपर सारा डिपेंड करेगा। हाँ, वही तो। अब हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। ये बहुत ही आपको सावधानी रखनी है इन सब केसों के अंदर। तो लड़की के स्टेटमेंट के ऊपर, अगर वो बालिग है, देखो आप अगर वो बालिग है ना तो आपके पास आगे रेमेडी मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त तो आप फंस गए ना, वहां लड़की की सुनेंगे हो तो क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अदर कम्युनिटी में लड़की चली जाती है, उस परिवार को कितनी पीड़ा होती है जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। मैं इसके भी सख्त खिलाफ। एलिमनी तो देनी पड़ेगी उसको, अगर एडल्ट्री के आधार पे अगर डाइवोर्स होता है तो फिर एलिमनी देनी, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। अगर पत्नी जाड़ता की दशा में रह रही है, किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है, तो फिर काहे की एलिमनी। आप कह दो साहब हमें फला भगवान के ऊपर है, फला गॉड के ऊपर केस करना, लिखा हुआ है कानून में। नामजद करा सकते हो क्या? आप नहीं करा सकते ना, तो जो लॉ में लिखा हुआ है ना आप वही कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हो, किसी संपत्ति के विरुद्ध कर सकते हो, भविष्य की जो घटनाएं आपके साथ होती है जैसे वसीयत वगैरह बनाते हैं हम, हमारी संपत्ति क्या होगा, तो ये सब कानून में लिखा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है न्यूज आईक्यू के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये चर्चा है एक न्यायिक चर्चा, एक लीगल चर्चा, एक लीगल बात हम करेंगे। और हम आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी से संपर्क में आते हैं, हम उनसे अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, उनको समझा नहीं पाते या फिर उनकी बात समझ नहीं पाते। तो हम आसान शब्दों में आज जानेंगे कि न्याय की प्रक्रिया क्या होती है और जितने भी लीगल वर्क्स होते हैं ये कैसे होते हैं। आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये है एडवोकेट नरेंद्र डाबी जी। इनसे हम बात करेंगे और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो हम अगले सेगमेंट में वो क्वेश्चंस एडवोकेट से पूछ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडवोकेट नरेंद्र डाबी जी के साथ में आज का पॉडकास्ट। सर नमस्कार। नमस्कार सर। न्यूज आईक्यू में ये ज्यादातर मैं सुनता हूँ कि तारीख पे जा रहे हैं, बार बार तारीख पे तारीख। जैसे मान लो किसी ने नकली घी रखा, वो पकड़ाई में आ गया, ठीक है, अब वो उसका केस चल रहा है, तो वो बस यही बोलता है आज तारीख पे जाना है, 1 महीने बाद तारीख, फिर 2 महीने बाद तारीख, ऐसे तारीख आती रहती है और 4-5 साल तक केस चलता रहता है। फिर बाद में पता पड़ता है कि वो बाइज्जत बरी हो गया। तो ये क्या सिस्टम है? देखो हमारे न्यायपालिका के अंदर है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति न्याय पाने के लिए आएगा। ठीक है भाई, हम सब रूल्स से बंधे हुए हैं। रूल्स का अगर वायलेशन होता है तो हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है। अब जैसे कि एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति का कोई केस है कोर्ट में, तो ऐसे एक व्यक्ति का ना हो कि कई व्यक्तियों के कोर्ट में केस होते हैं। जजेस को भी बहुत सारी बार ऐसा देखना होता है कि पेंडेंसी ऑफ केस ज्यादा है हमारे पास में। तो क्या होता है कि जुडिशल का एक सिस्टम होता है, हमारे जो भी काम होता है एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल को ध्यान में रख के होता है और अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। तो क्या होता है, जैसे भी कोई अपराध होता है, अपराध होने के बाद में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद में फिर चार्जशीट पेश होती है। चार्जशीट पेश होने के बाद में फिर वो एक्यूज्ड को जो है वो उसको मौका मिलता है बाद में, पहले अब्यूजन की साक्ष्य होती है। तो उसमें क्या होता है कि मामला क्या होता है कि लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को सुनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कानून में लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। तो पेंडेंसी ऑफ केस को देखते हुए ये तारीखें दी जाती है, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केस ज्यादा होते हैं। एक दिन में 5-7 फाइलें अगर जजेस करते हैं तो लिस्ट ऑफ पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से डेट पे डेट उनको दी जाती है और ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, हमारे लॉ में लिखा हुआ है, इसीलिए जो है तारीखें दी जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो भी काम होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं। ये है। ठीक है सर। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा कि ये सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी क्या है ये? देखो सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी ये है तो कानूनी,
और ये संविधान के अकॉर्डिंग ही है। सीआरपी आई सबसे पहले मैं आईपीसी की बात करूंगा आपसे। आईपीसी क्या है कि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, अभी हमारी जो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता 1860, जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। अब क्या हुआ, आईपीसी जो है हमारी वो एक दंड के बारे में प्रावधान करती है कि किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है। जैसे कोई भी ऑफेंस ले लीजिए आप, अभी जो आप चोरी ले लीजिए, चोरी की उसमें डेफिनेशन दी हुई है 378 के अंदर। उसके बाद में 379 और 381 उसमें उसका पनिशमेंट दिया हुआ है 379 के अंदर। तो अपराध क्या हुआ है, अपराध का पनिशमेंट कितना है, ये हमें आईपीसी बताती है, वरना कौन बताएगा। तो ये तो हो गई आईपीसी की बात। अब मैं बात करता हूँ सीआरपीसी की। सीआरपीसी क्या है, आईपीसी का जब अपराध होता है ना, तो प्रोसेसिंग कैसे होगी कोर्ट्स के अंदर, तो वो सीआरपीसी बताती है अपना। तो आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी में ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस के बाद में जो एफआईआर दर्ज होती है, जितनी भी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है वो आईपीसी के अंदर ही दर्ज होती है। उसके बाद में जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस बताया गया सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसका प्रोसेस बताया गया कि कैसे एफआईआर दर्ज करनी है, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, कब आपको चार्जशीट पेश करनी है, कैसे उसमें प्रोसिक्यूशन की एविडेंस करानी है। उसमें बहुत सारे ऐसी नंबर ऑफ सेक्शंस बताए गए हैं जिसमें एक ट्रायल चलती है, ट्रायल होता है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, हर बात को उसमें बताया गया है। क्योंकि एक्यूज्ड के राइट भी हैं, उसको बेल भी देनी है, तो बेल कैसे दी जाएगी उस प्रोसीजर सारा सीआरपीसी में बताया गया है। और सीपीसी की बात करें तो सीपीसी, अब जो आईपीसी और सीआरपीसी ना, ये क्रिमिनल पार्ट है पूरा का पूरा। जो आपराधिक जो कार्रवाइयां होती हैं वो आईपीसी के अंदर होती है, सीआरपीसी में उसका प्रोसेस बताया गया है। और सीपीसी जो है ये सिविल मामलों के उसमें काम आती है। सिविल सीपीसी जी दीवानी मामले जो होते हैं, है ना, जैसे मकान संबंधित मामला हुआ, लेन देन संबंधित मामला हुआ, घी वाला मामला हो गया। जैसे नहीं, घी वाला तो फिर अगर वो मिलावट वाला मामला है तो वो आईपीसी में चला जाएगा। एडल्ट्री आईपीसी में आती है, एडल्ट्री भी आईपीसी में आती है। एडल्ट्री है, ये सब जितने भी क्रिमिनल क्राइम होते हैं ना, क्राइम मनुष्य की बॉडी संबंधित, वो सब आईपीसी में आते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो डायरेक्ट कैसे उस केस लड़ा जाए? देखो, सबसे बड़ी बात यही है समझना कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, कोई फरियादी पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस एफआईआर बहुत रेयर केस में लिखती है जब किसी ऊपर अधिकारी का दबाव होता है तब। अच्छा। क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, या तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो। लेकिन कानून में ऐसा नहीं लिखा। कानून में लिखा हुआ है यदि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो आपको एफआईआर लिखनी मैंडेटरी है। कोई पुलिस अधिकारी इसको मना नहीं कर सकता लिखने के लिए। इसके लिए कौन सी धारा है? इसके लिए आपने सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 154 है, 154, जो हमें एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रथम सूचना इत्तला, उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रावधान करती है। अब कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया, उसके साथ कोई घटना घटी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो उसके पास, व्यक्ति के पास क्या ऐसी रेमेडी है कि वो उसको एफआईआर दर्ज हो उसकी? तो उसके पास ही उसी सेक्शन के अंदर उसके सब क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है, सब क्लोज 3 के अंदर, सब क्लोज 2 में यदि एफआईआर दर्ज होगी तो उसको निःशुल्क प्रति दे दी जाएगी। जो भी हो रहा है सब लोग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस वाले ने, तो फिर पुलिस अधिकारी या उच्चाधिकारी जो पुलिस अधीक्षक है, जिसको हम एसपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको हम डाक के जरिए अपनी पीड़ा बता के दर्ज करवा सकते हैं रिटर्न में। ये 2 ऑप्शन है। इसके बाद ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकती है, आजकल तो ऑनलाइन भी होने लग गई एफआईआर दर्ज, है ना। और तीसरा तरीका ये, यदि पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का भी, पुलिस अधीक्षक की भी अगर उस पे रिपोर्ट देने के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो हमारे पास तीसरी रेमेडी अवेलेबल है जो कोर्ट के द्वारा होती है, जो 156 156(3) सीआरपीसी के अंदर हम किसी भी कोर्ट को परिवाद देके और उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए दे सकते हैं न्यायिक अधिकारी को। सर, एक और बात जानना चाहूंगा मैं कि जनरली होता क्या है कि हम जब बाइक पर चलते हैं या कार्स में चलते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट लगता है जी। अब इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, तो और जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर हमने कोई नियम का वायलेशन कर दिया मान लीजिए, क्योंकि जनरली हो जाता है जी, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन कौन से नियम है, इन दैट केस अगर कोई पुलिस वाला हमसे बदतमीजी करता है या कुछ भी करता है, तो हमारे पास क्या रेमेडी, हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पर? देखो, जहां तक मोटर व्हीकल एक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना,
अगर आप किसी भी रूल्स को उसको वोलेट करोगे तो उसमें पनिशमेंट है। बिल्कुल। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी सेम ऐसा ही है, जैसे आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं साहब, ठीक है। अब मोटर व्हीकल एक्ट इतना इतना खतरनाक बना हुआ है, अगर उसको बारीकी से पढ़ा जाए ना तो एक हेडलाइट भी नहीं जल रही ना आपकी लाइट रात में तो भी ऑफेंस है, इंडिकेटर नहीं है तो भी ऑफेंस है, ग्लास नहीं है मिरर तो भी ऑफेंस है, आपने बिना दस्तावेज की गाड़ी चलाई है, बिना लाइसेंस के आपने गाड़ी चलाई है तो भी ऑफेंस की श्रेणी में आता है। अभी जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, पुलिस ने आपकी जब्त कर ली साहब गाड़ी, आपने ड्रिंक कर रखी है, तो वो आपका एक उसमें होता है टेस्ट होता है, वो आपको टेस्ट करेंगे, उसमें अगर आपकी जो है पाया गया कि आपने अल्कोहल लेके आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका ऑफेंस बन जाएगा 185 का एमवी एक्ट का, ठीक है। अब मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, अक्सर मोटर आपको बोलती है कि लाओ आपके कागज दिखाओ, ठीक है। आपके पास कागज नहीं है, उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, वो 207 के अंदर 207 मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन है, उसमें आपकी गाड़ी को सीज कर लेगी, पुलिस के पास पावर है सीज करने की। अब आपकी गाड़ी सीज कर ली साहब पुलिस ने, अब आप वहां क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, या तो वहां पे चालान का जुर्माना भर के दस्तावेज लाके आप छुड़वा लो, नहीं तो आप कोर्ट से छुड़वाओ गाड़ी को, उसने चालान तो बना ही दिया, तो कोर्ट से प्रोसीडिंग है छोड़ने की, सेक्शन 207 के ही अंदर रेमेडी दी हुई है। आप कोर्ट में जाके अपना चालान की कॉपी है वो बता के, उसमें एक एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, जो उन्होंने राशि का आपका चालान बनाया है, तो कोर्ट हमेशा जितनी राशि होती है उससे उसको कंपाउंड कर देती है, यानी कि कम कर देती है। जैसे मान ली 2000 का चालान बना दिया, तो कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट बार से आप आगे से ऑफेंस नहीं होगा, तो कोर्ट क्या करती है, उस राशि को घटा देती है, घटा सकती है, देगी ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन कानून में जो वर्ड है ना सकना, इस सकने में क्या संभावना हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो कोर्ट उसको घटा सकती है। जैसे 2000 का कर दिया तो हो सकता है कोर्ट 600 कर दे, 800 कर दे, 1000 कर दे, 1200 कर दे, लेकिन उससे घटा सकती है कोर्ट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने है, सारे डॉक्यूमेंट्स से फर्स्ट बार आपने हुई गिल्टी हो गई आपसे, आइंदा ऐसा ना होगा, तो आप उसको कोर्ट को आप एप्लीकेशन मूव करके वो राशि को आप कंपाउंड करवा सकते हो। अभी जो राशि का जो कंपाउंड है ये भी कानून के प्रोविजन में दिया हुआ है, तो जो कुछ भी कोर्ट में होता है ना ये कानून के प्रोविजन में होता है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की बात थी। एक जैसे छोटी सी चीजें चोरी हो जाती है, जैसे मेरा हेलमेट चोरी हो गया, अब वो पुलिस को मैंने ना उसका वीडियो भी दे दिया कि ये आदमी चोरी कर, तो पुलिस कभी कभार ये कहती है कि ठीक है हम उसको पकड़ भी लेंगे, फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको कुछ जमा कराना पड़ेगा, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। देखिए चोरी जो शब्द है ना, ये चोरी चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, या किसी भी संपत्ति की हो, ठीक है। हेलमेट आपकी संपत्ति है, लेकिन कानून के अंदर देखा जाता है कि संपत्ति का मूल्य कितना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसका मूल्य कितना है। अगर उसका मूल्य 1000 रुपए से कम है, 2000 रुपए से कम है, तो उसको उस वे में छोटे अपराधों की श्रेणी में ले लेते हैं। और हो सकता है कि पुलिस इन छोटे मामलों में एफआईआर दर्ज ना भी करे, ना करे तो आपसे बोल सकते हैं आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाके अपना परिवाद फाइल कर सकते हैं। बड़ी चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा मामला हो, जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हमारे पास 2 रेमेडी है। एक तो हम उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 154 के सब क्लोज 3 के अंदर। फिर हमारे पास दूसरी रेमेडी है, एसपी को परिवाद दे सकते हैं। परिवाद में हमारी पूरी बात लिख सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि साहब, उनको हम बोल सकते हैं कि साहब हमारा ये परिवाद है, इसी तरह से चोरी हुई है, पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने हमारा मामला दर्ज नहीं किया, फिर हमने उच्चाधिकारी को एप्लीकेशन दी थी, पुलिस अधीक्षक को, उन्होंने भी हमारी रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया, फिर हमने आपके यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, तो कोर्ट उसको देखती है, आपके फैक्ट को देखती है, उसके बाद उनको लगता है कि ये मामला बनता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर दर्ज के लिए 156(3) के अंदर आपको पुलिस थाने में भेज देती है। और ये भी जुरिडिक्शन होती है आपकी, ऐसा नहीं कि कोई भी आप किसी भी कोर्ट में चले गए, आपने कहीं भी फाइल लगा दी, तो जुरिडिक्शन होती है, हर थाने की जुरिडिक्शन बनी हुई है। बिल्कुल सर, जैसे आप बहुत वर्ड यूज करे ऑफेंस, हमने पढ़ा कि ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्या होते हैं, एक बार समझेंगे आप क्या? देखो ऑफेंस जो होता है ना, अपराध की पहले तो परिभाषा बता दूं मैं आपको। अपराध का मतलब क्या होता है, सिंपली भाषा में कहेंगे, किसी भी रूल्स का वोलेशन करना। अगर आपने कोई रूल्स का वोलेशन किया तो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। विधि विरुद्ध कोई कार्य करना अपराध है, ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, तो अपराध 2 टाइप्स के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जिसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये वो ऑफेंस होते हैं जो थोड़े से ग्रीवियस टाइप के होते हैं, थोड़े से जिनमें पनिशमेंट ज्यादा होते हैं। तो संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी
किसी भी ऐसे अपराध, संज्ञेय अपराध की अगर उसको इत्तला मिलती है तो बिना वारंट के वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। जैसे साहब आपने किसी के साथ में कोई चोरी कर ली किसी के साथ मिलके, ठीक है, तो अब ये क्या है, ऑफेंस क्या है, इसमें 2 साल से ऊपर के जितने भी हैं वो वारंट मामले जाते हैं जी। 2 साल आजीवन कारावास जिसमें है, 7 साल से ज्यादा की जिसमें सजा है, मृत्युदंड का कारावास है, ऐसे अगर कोई आपने ऑफेंस किया है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। उसमें न्यायालय से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। असंज्ञेय मामले ऐसे मामले होते हैं जो छोटी प्रकृति के होते हैं, कम गंभीर होते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी जरूरी नहीं है कि आपकी एफआईआर दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को वो जाके अरेस्ट करे। तो संज्ञेय मामलों में तो पुलिस को अरेस्ट करने की पावर है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पावर है वो तो होता है संज्ञेय मामला। और ऐसा अपराध जो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी वो असंज्ञेय मामला, यानी कोर्ट से वारंट, अगर कोर्ट से कोई आदेश होगा तभी वो गिरफ्तार करेंगी, अन्यथा बिना वारंट के वो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसी में एक और चीज है जो लोगों के मन में एक भ्रांति है। जनरली लोगों के दिमाग में ये बात है कि जब कोई कहता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसका मतलब क्या होता है? क्या उसको बेल नहीं मिलेगी या कुछ और इसका अर्थ निकलता है? देखो, ऑफेंस में भी अब आपने पूछा है, अब ऑफेंस भी 2 टाइप्स के हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जिनको हम बोलते हैं जमानती अपराध और अजमानती अपराध, जिसको हम गैर जमानती बोल सकते हैं। तो जो जमानती अपराध होते हैं ना, मैंने कहा ना जैसे संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, तो वैसे ही जैसे अजमानती अपराध की मैं बात करूं कि जिनमें जमानत नहीं ली जा सकती। अब इस जमानत का जो प्रोविजन है ये हमारे सीआरपीसी में दिया हुआ है। जैसे किसी एक्यूज को गिरफ्तार किया साहब, अभी किसी बड़े मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लिया, डकैती के मुकदमे में कर लिया, लूट के मुकदमे में कर लिया, या फिर उसको किसी हत्या के मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार होने के बाद में क्या होता है, उसको डिटेन करने के बाद में 24 आवर के अंदर अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। 24 घंटे की अवधि है, कानून में लिखा हुआ है ये, और उसको ज्यादा देर तक आप डिटेन नहीं कर सकते। उसको आपको न्यायिक अधिकारी के पास में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। तत्पश्चात वो जेसी या पीसी उसको देंगे जो भी आपको चाहिए। अजमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें इजीली जमानत नहीं हो सकती। जो प्रथम अनुसूची, हमारी क्या एक अनुसूची बनी हुई है, हमारे जो सीआरपीसी है उसमें अनुसूची दी हुई है। अनुसूची के अंदर लिखा गया है कौन से अपराध तो जमानती है और कौन से अपराध अजमानती है। तो ऐसे अपराध जो अनुसूची 1 में दिए हुए हैं, जिनको अजमानती दर्शाया गया है, ठीक है, तो उनको जैसे उसमें बेल इजीली नहीं मिलती, बेल लेने के लिए, क्योंकि वो क्या थोड़ा ग्रीवियस टाइप के ऑफेंस होते हैं ना, तो उसमें इजीली बेल नहीं मिलती। अगर जमानती अपराध है तो उसमें क्या होता है कि बेल आप पुलिस में भी दे सकते हैं। जमानती अपराध में पुलिस में भी आप बेल बॉन्ड भर सकते हैं, वहां से रिलीज हो सकते हैं। जब पुलिस चार्जशीट पेश करती है तो पुलिस आपको आदेश कर देती है कि आपको इस दिनांक को यहाँ पे उपस्थित होना है। यह है, तो जमानती अपराध में ये है कि जमानत इजीली हो जाती है और अजमानती अपराध में जमानत आसानी से नहीं होती। एक ही क्वेश्चन है कि जैसे हम कानून के बारे में सुनते हैं कि जो इंडिया का कानून है, ज्यादातर सुनते हैं कि महिलाओं के लिए ज्यादा स्ट्रांग है। क्या ये सही में है? क्या महिला इसका ज्यादा फायदा उठा देती है? कुछ ऐसा है? देखो, कानून तो सबके लिए ही है, लेकिन क्या है कि शुरू से ही महिलाओं को थोड़ा सा कमजोर माना गया है। संस्कृति के अनुसार भी अनेक प्रथाएं ऐसी थी, घूंघट प्रथा और भी ऐसी प्रथाएं थी जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में है, क्योंकि क्या होता है कि जो संसद होती है ना, कानून जब तभी पास करती है जब उनको कुछ लगता है कि वास्तव में इसकी नीड है ना। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमारे संविधान में बिल्कुल स्पेशली कहा गया है कि स्टेट इनका विशेष रूप से ध्यान रखेगी। यदि कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो वो बनाएगी, वो मैंडेटरी है उनके लिए। अभी हाल ही में एक कार्यस्थल पे यौन शोषण का मामला था, जैसे कि कोई घरेलू ये जो कार्य करते हैं ना, महिलाएं काम करती है, तो वहां पर उनका सेक्सुअली हैरेसमेंट होता है, तो इसको लेके भी कानून बनाया गया है स्टेट के द्वारा। तो उनको ये देखना है कि महिलाओं और बच्चों को हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या कानून ला सकते हैं, तो वो उसका संविधान के अकॉर्डिंग पालन करते हैं और वो कानून बनाते हैं। अच्छा सर, एक नई टर्म अभी कुछ टाइम पहले सुनने में आई थी, जीरो एफआईआर। ये क्या होती है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? जीरो एफआईआर, देखो ये वो एफआईआर होती है, जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा इसको मेरे को डिस्क्राइब में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है जीरो एफआईआर। वैसे हर एफआईआर में नंबर होता है,
नंबर डाल के उसको ओब्लिक करके सन लिख देते हैं उसके अंदर, जैसे मान लो 5/2024, यानी कि इसका मतलब होता है इस साल की 5वें नंबर की FIR है ना। इसका मतलब होता है जैसे अपन देखते हैं ना कभी कभी 140/2024 FIR नंबर पूछते हैं, तो यानी कि इस वर्ष की 140वीं FIR है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप बोल रहे हो जीरो FIR का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यदि जैसे मान लो कि विज्ञाननगर और गुमानपुरा के बीच में कोई ऑफेंस घटित हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा रहा हूँ, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे आप। अब विज्ञाननगर और गुमानपुरा के बीच में कोई अपराध घटित होगा, आप किसी की चेन लूट ली या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी, किसी का मर्डर हो गया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला गया, कुछ भी ऑफेंस हो गया। अब क्या होगा, अब एक तो आ गया विज्ञाननगर का थाना, एक आ गया गुमानपुरा का थाना। अब दोनों में कोई उसके पास जाएंगे, गुमानपुरा थाना अधिकारी के पास में, साहब ये ऑफेंस हुआ है, कि कहाँ हुआ है, कि फलानी जगह हुआ है, तो वो यूं कहेगा कि साहब मेरी जुरिडिक्शन में ऑफेंस नहीं हुआ, आप विज्ञाननगर वाले थाने में जाओ, तो वो उसको दूसरे थाने में भेज देगा। मेरी न्यायिक अधिकारिता नहीं, मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, मेरी जुरिडिक्शन में ऑफेंस नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी क्या सर्किल होता है। अब वो मान लो उन्होंने वहां भेजा, तो वो कहेंगे साहब यहाँ हुआ है अपराध, नहीं आपका मामला तो वहां का बनता है, गुमानपुरा जाओ, छावनी जाओ, या जो भी उनका बनता है जुरिडिक्शन, यहाँ नहीं बनता। तो इस प्रकार की संभावना है सामने आई थी कि यार मामला तो अपराध तो हुआ है ना, वो भटक रहा है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है, उसकी FIR लॉन्च नहीं हो रही, उसके सर में से खून बह रहा है, उसको तो रेमेडी दो आप, उसकी FIR दर्ज करो, उसका इलाज करवाओ, लेके जाओ, ये उसके उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की। जी बिल्कुल, इलाज भी करवाएंगे वो, उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की। अब वो इस चक्कर में क्या हुआ, ये चीजें सामने आई जब, तो ये एक जीरो FIR का एक जो है हाँ, ये बोला कि आप जो भी अगर किसी की जुरिडिक्शन में नहीं है तो आप उसको जीरो FIR में दर्ज करो। आप किसी भी ऑफेंस को दर्ज करने से मना नहीं करोगे, आपको दर्ज करना पड़ेगा। अगर आपकी जुरिडिक्शन में नहीं है वो ऑफेंस, तो आप उसको जीरो FIR में आप उसको दर्ज करो। अब आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यदि आपको लगता है कि वास्तव में ये दूसरी सीमा का मामला था, तो आप वहां पे उसको भेजो। आप इन्वेस्टिगेशन करने से आपको मना नहीं है, आप जीरो FIR दर्ज करके, भाई क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब करती है, जब FIR दर्ज होती है। बिल्कुल, अगर FIR दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन किस पे करे, इसीलिए पुलिस क्या करती है, FIR दर्ज करने से थोड़ा सा सोचती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मामले को पूरा छानबीन करनी पड़ेगी, तो काम बढ़ जाएगा, जबकि उनकी ड्यूटी है करने की है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते। सर एक कहावत कही जाती है जनरली कि सरकारी अधिकारी काम नहीं करने की सैलरी लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत। क्या कितना मानते हैं आप इस बात? देखो रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, पहली बात। अब सरकारी अधिकारी हैं, अब उनसे तो अब जो कोई काम करवाना है, तो देखो मैंने तो आज दिन तक ऐसा कुछ देखा नहीं है रिश्वत का लेना देना, क्योंकि अपराध है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बना हुआ है हमारा, उसके अंदर अपराध है। लेकिन अगर कोई अधिकारी इस प्रकार से करता है तो उसके लिए ऑफेंसेस बने हुए हैं, ऑफेंस है। लेकिन किसी भी अधिकारी को यदि उसकी ड्यूटी है कोई काम करने की, तो उसको वो करना चाहिए। अगर नहीं करता है, किसी प्रकार से परितोषण की मांग करता है वो, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हो। भ्रष्टाचार निवारण बना हुआ है ना, जो मेरी ब्रांचेस बनी हुई है उसमें आप इसकी शिकायत कर सकते हो। जैसे किसी को वकील बनना है, अच्छा वकील बनना है, अमीर वकील बनना है, तो उसको ज्यादातर केस न्याय दिलाने के लिए लेने चाहिए या जो सजा मिलने वाली है उससे बचाने के लिए लेने चाहिए? देखो अमीर वकील बनना है, पहली बात तो मैं आपकी क्लियर कर दूं, वकील अमीर गरीब नहीं होता, नॉलेज अमीर होनी चाहिए उसकी, उसका ज्ञान अमीर होना चाहिए। जब उसका ज्ञान बड़ा हो जाएगा ना, जब उसका ज्ञान अमीर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाएगा। सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान के पीछे ही लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे ज्ञान कभी नहीं चलेगा। आपको पहले लेनी नॉलेज, क्योंकि ये जो हमारा वकालत का जो फील्ड है ना, ये अथाह सागर है, समुद्र है ये एक प्रकार से, क्योंकि हर दिन नई चीज आती है, हर दिन नई चीज आती है। कानून तो अथाह है। अब आपने कहा कि अमीर बनने के लिए अब केस को लड़ा जाता है। देखो जो वकील होता है ना, वो पूरे डेडिकेशन से अपना केस लड़ता है, आइदर उसको फीस मिले या कम फीस मिले या ना मिले, लेकिन उसके पास में अगर कोई मुवक्किल जाता है तो हमारा धर्म यही है कि हम उसको अच्छे से उसकी पैरवी करें, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपके अंदर नॉलेज है किसी काम को करने की, तो मैं नहीं मानता कि आपको अमीर बनने से कोई रोक सकता है। डेफिनेटली। देखो सर, जो आपने बातें बताई ये बोलने में जरूर अच्छी है, बोलना भी ऐसा हो चाहिए, लेकिन आप भी जानते हो ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर जो है, जितने भी बड़े वकील देखेंगे आप, है ना, वो आप देखेंगे तो बचाओ, आप
देखिए कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है बिल्कुल। कि भाई अपने को जो है अभी पैसा कम मिल रहा है इसके अंदर, तो अब इसको यहाँ से सजा करा दें तो ऊपर अपने को पैसा देगा। देखो सोच सबकी अलग अलग होती है। मैं किसी सोच को कभी किसी की सोच को मैं बोल नहीं रहा किसी की सोच को लेके, लेकिन मेरी सोच तो यही है, मेरी सोच हमेशा यही रही है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उस पक्षकार को जो भी मेरे से बनता है मैं उसको न्याय दिलवा दूं, और जितनी जल्दी हो सके उसको इस कोर्ट की प्रोसीडिंग से उसको हटा दूं, मुक्ति दिला दूं। हकीकत है, रियली बोल रहा हूं मैं आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी मंशा यही रहती है क्योंकि मैं जितनी जल्दी उसका काम करूंगा तो वो दो को और बताएगा कि यार फलाने वकील साहब के पास जाओ, काम भी अच्छा करेंगे आपका। सर जैसे हमने कई बार सुना है कि जो भले 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सही है? ऐसा कुछ है? और ऐसा होता भी है। बिल्कुल, जो आपकी बात है अभी आप रियल मानना है इस बात को। मेरा एक केस चल रहा है अभी 5 दक्षिण के अंदर, सरकार वर्सेस दिनेश। उसमें मैंने लास्ट आर्ग्यूमेंट जब मैंने बहस की ना साहब से, तब मैंने यही पॉइंट रखा था जो आप बोल रहे हो। मैंने श्रीमान से ये निवेदन किया कोर्ट से, मैंने कहा साहब 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए साहब, क्योंकि उसके केस के फैक्ट ही ऐसे थे। आर्म्स एक्ट का मामला था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया। तो मैंने न्यायिक अधिकारी से लास्ट में मेरी अंतिम बहस थी, सारे फैक्ट मैंने रख दिए उनके सामने। पूरी बहस करने के बाद में मेरा अंतिम वाक्य यही था कि साहब 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, यही मेरा था। ये आज तक भी अमल होता है क्योंकि कोर्ट को हर चीजें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट आंख मीच के उसका जजमेंट कर दे, क्योंकि प्रॉपर धाराओं में इन्वेस्टिगेशन होता है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट ने चार्जशीट पेश कर दी। अब कोर्ट को भी ये देखना है कि वास्तव में मामला बन रहा है मारपीट का कि नहीं बन रहा है, वास्तव में हत्या का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तव में चोरी का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कोर्ट को ही देखना पड़ता है। उसके बाद में जब ट्रायल चलती है तो फाइनल जजमेंट जब होता है ना, तब भी कोर्ट को देखना होता है कि किन धाराओं में अभियुक्त का अपराध साबित हुआ है। जैसे ये पोस्को का एक मामला था, 363, 366 और पोस्को की कुछ धाराएं लगी हुई थी। तो कोर्ट ने जो है 363 नहीं माना, 366 के कुछ उसमें प्रावधान डाले थे, कुछ फैक्ट्स माने, कुछ नहीं माने। तो कोर्ट को ये देखना होता है कि वास्तव में किन किन सेक्शन में मामला बनना पाया गया, तो वो उन्हीं में उनको सजा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी धाराएं लगा दी सब में उनको सजा दे दी, क्योंकि मामले की नेचर ऑफ ऑफेंसेस और पत्रावली पे जो कोर्ट के समक्ष एविडेंस आई है उनसे क्या जजमेंट होता है, क्या उनका वास्तव में उन्होंने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, क्या वो इन्वॉल्व थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, झूठी शिकायतें भी होती है, व्यक्ति को झूठा फंसा दिया जाता है। आजकल आपने बहुत देखे होंगे महिलाओं के मामले में ऐसा हो रहा है। देखो इवन 498A तो वो 498 का मैं आपको उदाहरण देने वाला था। ये तो मतलब हद ही हो गई इस चीज की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मामला हर मामला झूठा होता है। हाई कोर्ट ने भी इसमें सख्ती से निर्देश दिए हुए हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऐसे बहुत सारे 498 के मामले थे जिसमें जो है अरेस्ट की पहले पावर थी, क्योंकि पहले जो है संज्ञेय अपराध है, ये पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी उसको। तो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अरनेश कुमार का जजमेंट पास किया था, जिसमें ये कहा था कि आपको 41 का नोटिस देना है, उस नोटिस की अभियुक्त को पालना नहीं करता है तब आपको उसको गिरफ्तार करो। यदि वो नोटिस की पालना करता है तो आप उसको गिरफ्तार करने की अगर आवश्यकता हो तभी उसको गिरफ्तार करना हो, अन्यथा उसको गिरफ्तार नहीं करना। तो इस प्रकार के मामले थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने काफी इसमें साइटेशंस दी हुई हैं, काफी जजमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें ये उसको गिरफ्तारी पे रोक लगाई है। क्योंकि क्या होता है कि मैट्रिमोनियल प्रकृति के मामले होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, हस्बैंड वाइफ के मामले होते हैं। तो कोर्ट ने इस पे गाइडलाइन जारी की है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा, सारी चीजें उसमें हेल्ड की है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे काफी मामले, क्योंकि बहुत सारे मामले से चल रहे थे, झूठे मामले भी आ रहे थे। लोग शादी 2007 में हुई है, एफआईआर 2023 में जाके दर्ज हो रही है। तो ये डिले जो एफआईआर है इसको भी देखा जाता है। बिल्कुल, क्या आप अब तक कहाँ थे? हर चीज को कानून में बारीकी से देखा जाता है। मतलब क्या मतलब ऐसा मतलब कोई कास्ट है या कोई ऐसा है कि मतलब अगर वो कोई केस लगाता है तो बिना सबूत के भी उसको अंदर कर देते हैं? और कानून सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी SC/SC एक्ट, और क्या इसको कम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है? देखो क्या है कि जैसे SC/ST एक्ट है या ग्रीवियस, मैंने कहा ना आपने, ग्रीवियस ऑफेंस जो होता है ना उसी के अंदर उसको अरेस्ट करेगी पुलिस, और उसी के अंदर अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट उसको जेसी या पीसी देगी। अब जैसे SC/ST एक्ट की आपने बात की तो वो सीधा सुनवाई होती है सीधा जज लेवल पे।
न्यायाधीश जो मैंने आपने मेरे से पूछा था, तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी नहीं सुनेगा उसको, उसको न्यायाधीश सुनेगा, क्योंकि पावर दी हुई है उसके अंदर। जहाँ SC ST लग गया वहां उसको पावर दे दी। अब न्यायाधीश जो जज हैं एडीजी लेवल के, न्यायाधीश उसको उस मामले की सुनवाई करेंगे, भले उसमें बेलेबल ऑफेंस की धारा लग रही हो। अभी एक मामला है मेरे पास में जिसमें 323 341 का मामला है, ठीक है, और उसमें लेकिन SC ST एक्ट लग रहा है धारा 3। इस कारण से वो न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई में चल रहा है प्रकरण। ऐसा कुछ है कि अगर बस वो बोल दे तब भी पुलिस उसको अंदर कर देगी और फिर उस पे केस चलेगा? नहीं, देखो बोल देने से ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, छोटा सा उससे इंक्वायरी करती है। पहले तो था ऐसा, लेकिन अब मैंने सुना है कुछ ऐसा बन गया है कि अब इंक्वायरी ज्यादा होगी। हाँ, इंक्वायरी करती है। एक्चुअली क्या होता है कि पुलिस को भी देखना है कि वास्तव में घटना घटी है कि नहीं घटी है, वास्तव में हुआ क्या है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने कोई उनको ऑफेंस दिया है, अब वो बेलेबल भी नहीं है और वो संज्ञेय अपराध है, इतना ग्रीवियस है कि पुलिस को उसमें FIR दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो वो थोड़ा सा मामले को देखती है कि वास्तविकता क्या थी। सामने वाले को भी बुला लेती है जिसके विरुद्ध आपने शिकायत दी है, उसके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती हैं, वो आपके रिकॉर्ड करने के बाद में पूछताछ कर सकती है। मामला जो बनता है उसके अकॉर्डिंग वो फिर उस मुकदमे में आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर मामला वास्तव में आपके साथ हुआ है, यदि आपको कुछ गलत शब्द से बोला गया है या वास्तव में आपके साथ हर्ट हुआ है, तो फिर पुलिस FIR दर्ज करके उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सर जैसा इसमें कहा गया है कि अगर किसी को हमने जाति सूचक शब्द से संबोधित किया तो वो हमें जो है गिरफ्तार करवा सकता है, लेकिन जाति सूचक शब्द के आधार पर जब हम आरक्षण की मांग कर सकते हैं, तो जाति सूचक शब्द के आधार पर हम किसी के लिए कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों फाइल कर सकते हैं? ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना, कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता हूँ तो मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता हूँ कोई मुझे किस नाम से ना पुकारे। मतलब मुझे गुलाब जामुन खाना भी है लेकिन डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका बहुत सरल शब्दों में आंसर देता हूँ। देखो क्या होता है, जाति सूचक जो शब्द है ना, इसके कई रूप है। आप किसी को गाली देते हो, एक आप किसी को बोलते हो, तो क्या होता है कि बोलने का एक फर्क होता है। इंटेंशन शब्द है इसके अंदर। इंटेंशन का मतलब है आशय। अब आपका आशय क्या है? आपका आशय है उसको नीचा दिखाना, उसकी देखो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो यदि वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, तो कानूनन उसको आप किसी उसकी जाति से उसको अपमानित नहीं कर सकते। अपमानित शब्द है यहाँ पे, उसको अपमानित नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि फला व्यक्ति फला जाति का है, ठीक है, अगर मैं इसको ये बोलूंगा सबके सामने, तो इसकी क्या होगी? नीचे होगी, बेइज्जती होगी इसकी। तो आपका इंटेंशन क्या है? उसको नीचा दिखाना, उसकी बेइज्जती करना, वो भी कहाँ पे? पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पे। ये तो लिखा हुआ है। इसमें तो डेफेमेशन लगा सकता है, उसमें वो सेक्शन 3 क्यों नहीं? डेफेमेशन तो बिल्कुल लगा सकता है, डेफिनेशन के लिए मना नहीं है उसको। डेफेमेशन 499 500 IPC के अंदर डिफाइन किया हुआ है, आप लगा सकते हैं। लेकिन जब एक स्पेशल एक्ट बन गया, ये जो SC ST एक्ट है ना, ये स्पेशल एक्ट है। स्पेशल कोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा, पोस्को कोर्ट है, NI कोर्ट है, ये सब स्पेशल कोर्ट्स हैं। जब आपने बोला कि वो डेफेमेशन लगा सकता है, तो ऑफकोर्स वो लगा सकता है डेफेमेशन। लेकिन ये क्या स्पेशल एक कोर्ट है, हमारे जो संविधान है उसमें स्पेशली इसका हवाला दिया हुआ है। SC ST के संरक्षण की बात की हुई है। तो आप किसी भी व्यक्ति को जो है एक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी उनके साथ में, बहुत उनको प्रताड़ित किया जाता। इवन आपने सुना नहीं, घोड़ी पे से उतार दिया उसको, मुंह छुपर कर ले, तो जो भी पर्टिकुलर कास्ट उन्होंने उसको मार दिया, घोड़ी से नीचे उतारना, आप आए दिन सुनते ही हो ना ये खबरें। तो इन सबको देखते हुए भाई, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दलितों को ऊपर उठाने के प्रयास किए। उन्होंने उनको आरक्षण दिलाया ताकि जो नीचे कम्युनिटी के लोग हैं ये पढ़ लिख के समाज का नाम रोशन करें। उन्होंने इसी हक के लिए उनको आरक्षण दिलवाया है। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना प्रयास नहीं किया होता, तो वास्तविकता यही थी कि आज भी गुलामी में दबे रहते। आज इतने जो नीचे कम्युनिटी के लोग हैं, आज वो अच्छे पद पे विराजमान है, आज अच्छे पद पे बैठे हुए, IAS RS तक बैठे हुए, वो पुलिस अधिकारी बन के बैठे हुए, उच्च अधिकारी पद पे। तो उन्हीं की देन है आज बाबा साहब की। तो मैं आज कोटि उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से जो है एक SC ST के जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनका उत्थान हुआ है। लेकिन जैसे कि इसी की बारे में बात करते हैं, आरक्षण दिए हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। तो अगर 75 साल से हम किसी पर्टिकुलर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या अभी तक ये अपलिफ्ट नहीं हो पाए? और अगर नहीं हो पाए
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वर्डिक्ट था कि जो आप 75 साल से आरक्षण दे रहे हो इसका फायदा क्या निकला, और अगर नहीं निकल रहा है तो फिर आप अभी इसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? इसका कुछ एक बार बताना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आरक्षण जो है ना संविधान ने दिया है, ठीक है, वो जरूरत को देखते हुए दिया है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आरक्षण अब आवश्यकता क्या है इसकी, ठीक है, अब आवश्यकता क्या है, अब जो है शिक्षित होने लग गए लोग, है ना, और उच्च पद पे बैठने लग गए, आसीन होने लग गए लोग, तो जो ये आज मैं आपसे पूछूं, मैं भी इस बात को, मैं कभी कभी मैं भी इस बात को सोचता हूँ कि आरक्षण इस बारे में खत्म, एक लाइन बोलूंगा। हाँ, लोगों की मानसिकता बदलने में कभी कभार हजारों साल लग जाते हैं। नहीं एक्चुअली मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या होता है कि देखो आज एक अब लाइव चल रहा है टेलीकास्ट, मैं खुद इस चीज को फील करता हूँ, मैं खुद एससी से आता हूँ, मैं खुद जो मेरी कास्ट है, मुझे आज प्राउड होता है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं प्राउड करता हूँ अपने कास्ट के ऊपर। मैंने जो ये लाइन बोली दोनों को लेकर के है। हाँ, आज भी आपको मिल जाएगा ये बात, अगर आपको एक एससी एसटी का व्यक्ति और एक ब्राह्मण का व्यक्ति, आज भी अगर उन दोनों को अगर देखेंगे ना अब एक मानव की दृष्टि से, तो भी क्या होगा, कुछ लोगों का रुख उसकी तरफ ज्यादा होगा, ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ। हाँ, जो जनरल कास्ट के हैं, एससी एसटी के प्रति आज भी घृणा देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी संविधान को 75 साल हो गए हमारे देश को, हमारे आजाद हुए, और इस तरह से बाबा साहब ने जो प्रयास किए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप देखते सुनते होंगे, मैंने आपको घोड़े वाला उदाहरण दिया, आज भी उनको क्या होता है कि हीन भावना से देखा जाता है। क्यों भाई, कब खत्म होगा? आप इक्वल की बात करते हो, क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों इस चीज, आप अभी मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि किसी भी ना अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी को, शायद वोट की बात थी, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ब्राह्मण ओपन बोल रहे हैं, कहां से एक होंगे साहब? कैसे सोच एक होगी? पहले आप अपनी सोच वो करो, आप अच्छी करो, सोच सही करो। आज हम भी देखते हैं, हमें ही फील होता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। सही, हमें करना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बाबा साहब ने कहा है कि आप सिर्फ शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बन जाओगे पढ़े लिख के, तो आप जैसे आप 4 बना सकोगे, 4 बन जाएंगे ना, तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन जाएगी आपकी। क्योंकि पावर ज्ञान से होती है, पावर ऐसे नहीं हाथ पाओगे, पावर होती है, आपको आपका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभार कहा जाता है शिक्षा श्रेणी का दूध है। शिक्षा से ही सब कुछ है। बिल्कुल, शिक्षा है तो बिल्कुल सब कुछ है, शिक्षा है तो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप बाबा अम्बेडकर के स्टेटस जरूर लगाओ, पर उनकी बुक को जरूर पढ़ो। बिल्कुल, अगर आप उनकी बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जिस समाज की हम परिकल्पना करते हैं, वो समाज है जहाँ पर सब बराबर हैं, सब एक बराबर है, जैसे कि हमारे आर्टिकल 14 भी कहता है बिल्कुल समानता का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। और जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि अस्पृश्यता का जो अंत हुआ है। बिल्कुल आर्टिकल 17। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको नहीं मानते हैं। हम अगर हम शिक्षित हो जाते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है सब बराबर, लेकिन जहाँ देहात में जाते हैं, गाँव देहात में जाते हैं, तो वहां पर अभी भी ये बात बहुत कॉमन अभाव है वहाँ पे आज। वहाँ उसका कारण शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल सत्य। अगर शिक्षित हो जाते हैं, मेरा जो इंटेंशन था क्वेश्चन पूछने वो ये था कि अगर हम 75 इयर्स से लगातार आरक्षण दिए जा रहे हैं, तो अब तक कुछ ना कुछ उत्थान तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। दूसरा अभी मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू है। दूसरा कि आरक्षण में एक नया रिव्यू करना चाहिए, नया रिफॉर्म करना चाहिए, कि जैसे अगर किसी एक परिवार में किसी एक पर्सन को या एक पीढ़ी को, इसी बात पे मैं आ रहा था जो आप बोल रहे हो, मिल गया है, मैं यही बात आपको बोलने वाला था, बेटर हो जाना चाहिए। मैं यही बात, मेरे भी थिंकिंग यही, मेरी भी यही बात थी जो आपने बोल दी, थोड़ा सा पॉइंट में बोल दी, मैं इसको विस्तार में बताता हूँ आपको। वास्तविकता यही है, अब आजादी के हमें 75 साल हो गए, ये अमृत काल हम मना रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्या है कि जैसे आरक्षण, देखो आरक्षण जो है ना, अगर वास्तव में मिल रहा है ना, तो वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ मिल रहा है, अकॉर्डिंग संविधान ने जो हमारा है, और वास्तव में कहीं ना कहीं आज भी दलित वर्ग आज भी दबा हुआ है, चाहे वो शिक्षा से मान लो, चाहे वो आर्थिक रूप से मान लो। क्यों? क्योंकि जब तक, मैंने एक कहावत सुनी थी, मैंने एक सीरियल में देखा था, पुराने प्राचीन काल में से बोला था, जब तक ये खंड खंड में बटा रहेगा, तब तक बाहरी लोग इसको अपने आवेश में ले लेंगे। तो खंड खंड में तो हमें दिख ही रहा है ना, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं पारसी। आज मैं कहता हूं कि मैं इंसान हूं, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, मैं धोबी हूं, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूं, मैं मोची हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पंडित हूं, मैं अपनी मिष्टी खुद धोता हूं, मैं हरिजन हूं। सब चीज तो मैं हूं, तो मैं एक इंसान हूं सबसे पहले, उसके बाद में सब कुछ। धर्म किसने बनाए? इंसानों ने तो बनाए। आज आप देखो, पहले जो युद्ध हुआ करते थे,
वो कभी धर्म के लिए युद्ध तो लड़ाई नहीं किया। पहले जो युद्ध लड़े गए थे वो किलों के लिए लड़े गए थे, किले जीतने के लिए, गढ़ जीतने के लिए। आज क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं, कम्युनिटी के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं। आज भी देख लो कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटी बन रही है। कम्युनिटी अच्छी बात है, कम्युनिटी बने, लेकिन कम्युनिटी अच्छे कार्य के लिए बननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी अगर हम बनाते हैं तो समाज में हम अस्थिरता ला रहे हैं, या कह सकते हैं कि समाज को हम बांट रहे हैं। जो हमने पहले कहा था, जैसे कि जब हम पहले बात कर रहे हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में 4 वर्ण हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। लेकिन ये जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होते थे। बिल्कुल। और अभी हमने इसको चेंज करके कर्म के आधार पर, अभी नहीं कह सकते हैं कि लगभग 1000 साल से मध्यकालीन जो युग था अपना, तब से हमने इसको जातीय कर दिया है, कह सकते हो कि जन्म के आधार पर कर दिया। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम एक साथ आए तो। बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके ऊपर तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आरक्षण वाली जो बात है, मेरा भी मानना ये है, जैसे कि अभी वर्तमान युग के अंदर, अभी जैसे एक परिवार है, एक परिवार के अंदर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है, तो एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति जो है सरकारी अधिकारी बन गया साहब। अब वो बन गया तो अब क्या होगा, वो शिक्षित हो गया। वो शिक्षित होने के बाद में, अब वो शिक्षित हो गया तो वो उसके परिवार को पूरा शिक्षित करेगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि शिक्षित ही शिक्षित को शिक्षित शिक्षा दे सकता है। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, जैसे वो शिक्षित हो गए, कोई भी परिवार का एक व्यक्ति अगर सर्विस में लग गया तो अब उसकी क्या होगी, आर्थिक रूप से तो समस्या खत्म हो गई उसकी। अब उसके परिवार को क्या है, वो आरक्षण इस तरह से बंद होगा कि उसके परिवार आगे आरक्षण ना ले। ठीक है, ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जब ये सिस्टम होगा ना कि सर वो पूरे रूपरेखा बनेगी, सब कुछ होगा, ये भी तरीके से होगा। ऐसे नहीं मैं और आप बैठ के कैमरे बात कर रहे हैं ऐसे हो जाएगा। इसके लिए बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए ये करने के लिए, क्योंकि अगर हम इस तरह की बात करेंगे ना, तो देखो आज भी ऐसे लोग हैं जो जिनको खाने के दाने नहीं है। बिल्कुल सही है। आज भी ऐसे लोग हैं, कहाँ पे है गरीबी? अब आप बताओ मेरे को, रोड पे भीख मांग रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनके लिए कानून नहीं है? कानून है। बेगिंग एक अपराध है, भीख मांगना एक अपराध है। छोटे छोटे बच्चे आज भी भीख मांगते हैं, कहाँ है कानून? पुलिस जाती है, ट्रेकर लेके घूमती है पूरे शहर के अंदर। आज भी अपराधी स्नैचिंग की कितनी वारदातें हो रही। अभी महिला वार्ड पार्षद से चेन स्नैचिंग कर रही है, हो रहे ना अपराध आज भी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को तो देखना है सारी चीजों को। तो ये लूप वो सिस्टम का ही, बिल्कुल सिस्टम का लूप है। हाँ, अगर सिस्टम चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सिस्टम के पास पावर है। अब जैसे पुलिस के पास कोई केस आते हैं, लड़का लड़की चले जाते हैं बाद में, फिर उनके परिवार वाले बुला लेते हैं, दोनों की उम्र भी मतलब जो शादी लायक होनी चाहिए वो है, पर उस टाइम पे लड़की जो है लड़के के ऊपर ब्लेम लगा देती है कि जो है इसका है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, एक पूरा कंप्लीट। फिर पुलिस वालों को पता होता है कि इसमें लड़के की गलती नहीं है, पर फिर भी वो उसके खिलाफ केस देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये अपराध हुआ है महिला के विरुद्ध, महिलाओं के, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सख्ती है महिला और बालकों को लेके। ठीक है, महिला आयोग बना हुआ है इवन। ठीक है, आज देखो आप सारे जो केसेस है 498 महिलाओं के लिए है, धारा 12 डीवी महिला, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, धारा 12 डीवी बचाने का बताओ। मैं बता रहा हूँ, जो बेगुनाह है, जो उसकी मर्जी से उसको लेके गया, मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है। महिला ने अगर जाके कह दिया कि साहब मेरे साथ इसने इस तरह से ऑफेंस किया है, तो वो महिला की सुनेंगे और महिला के उसके विरुद्ध FIR भी दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आपने बताया कि लड़की भाग गई घर से, उसकी सहमति से भागी है वो। ठीक है, अब भागने के बाद में पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई लड़की घर से भागती है, घर छोड़ती है, वैसे अभी बहुत ज्यादा ही इस तरह के केसेस चल रहे हैं, मेरी भी नॉलेज में है बहुत सारे केसेस। तो सबसे पहले जाते ही क्या होती है, उसके माँ बाप, उसके घर वाले पुलिस में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चलता है, वो उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कर सकते हैं, है ना। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में वो थोड़ी बहुत, मान लो वो FIR दर्ज ना करे तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं कि साहब फला रिपोर्ट आई है, इसकी लड़की का हुलिया ये है, आसपास से पूछ लेते हैं। तो फिर उसको बाद में पुलिस को बाद में पता लगता है कि फला व्यक्ति फला लड़की को लेके भागा है। अब वो कब पता लगेगा पुलिस को सच्चाई का, जब वो लड़की सामने आएगी। फिर वो कभी कभी ऐसा देखते हैं हम, लड़की को वहां से दस्तगायब किया गया, बस से कोटा आ रही थी या वहां से वहां जा रही थी, तो उसको ट्रेन से दस्तगायब किया गया। तो जब पुलिस डिटेन करती है ना जिस जगह से, तो उसको सबसे पहले उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तत्पश्चात उसको किसी भी सरकारी तंत्र, जैसे कि शेल्टर होम हुआ, नारीशाला हुई है, वहां उसको भेजा जाता है। ठीक है, अगर वो लड़की नाबालिग है, अगर नाबालिग है तो फिर वो, हाँ मैं बता रहा हूँ, तो फिर तो ग्रीवियस बन जाएगा, उसकी सहमति भी मायने रखती है। अगर वो बालिग है और अपनी सहमति से गई है,
अपनी इच्छा से गई है, ठीक है, इच्छा से जाने के बाद में उसके स्टेटमेंट के ऊपर सारा डिपेंड करेगा। हाँ वही तो। अब हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। ये बहुत ही आपको सावधानी रखनी है इन सब केसों के अंदर। तो लड़की के स्टेटमेंट के ऊपर ही, अगर वो बालिग है, देखो आप अगर वो बालिग है ना तो आपके पास आगे रेमेडी मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त तो आप फंस गए ना, सही बात है। फंस गए ना। वहां लड़की की सुनेंगे वो तो, लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया कि साहब मुझे जबरदस्ती ले गया, ये मेरे को भगा के, ठीक है, मेरे को चाकू दिखा के ले गया, ठीक है, कुछ भी होता है, ले गया मेरे को और मुझे फला जगह ले जाके और मेरे साथ इस तरह से किया, हाँ यौन शोषण किया, मेरा लैंगिक हमला किया, मेरे ऊपर लैंगिक उत्पीड़न किया, मेरे साथ बलात्कार किया, वो कुछ भी लगा सकती है, कुछ भी बोल सकती है। अब उसके स्टेटमेंट आ गए, अब लो साहब, अब लग गया लड़के के ऊपर तो ब्लेम। अब उसके जो जैसे उसके स्टेटमेंट है उसके अनुसार उसकी धारा जुड़ जाएगी, 376 भी लग जाएगा साहब, सारी लग जाएगी, मारपीट की 323 भी लगा देंगे, अपहरण की 363 भी लगा देंगे उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब लड़के के पास क्या रेमेडी है? तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि लड़के सब सावधान रहे इन सब बातों से। ऐसा करें, हाँ ऐसा नहीं, करें ना। अगर करें तो पहले पूरा, पहले कहते हैं ना प्री प्लानिंग, युद्ध में जाने से पहले अपने पास हथियार होने चाहिए। हथियार मतलब पहले लिखा पढ़ी कर ले, जो भी कुछ है आपके पास रेमेडी, मैं नहीं कहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी अपने पास अगर लड़की राजी हो तो सारे आपने रिकॉर्डिंग लिखा पढ़ी कर देखो, ले, आपके पास रिकॉर्डिंग भी कर ले। बचाव भी आपका अधिकार है, आपको बचाव करने का अधिकार है, और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि आपका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन पुलिस इन मामलों में सुने नहीं सुने जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्ट जरूर सुनेगा, इसीलिए कोर्ट दोनों पक्षों को सुन के जजमेंट देता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रूफ है, आपने उसकी वीडियो बना लिया, कोई स्टेटमेंट आपने लिखवा लिया, या लड़की अगर मुकरती है दबाव में आके, तो फिर वो दबाव जाहिर हो जाएगा कि साहब देखो इसने स्टेटमेंट ये है और ये राजी राजी मेरे साथ गई है, ये इन लोगों के गवाह है, आप गवाह बुला सकते हैं कोई आपके पास हो। ये बचाव का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको बस, है ना, क्योंकि देखो हम तो एडवोकेट हैं, प्यार वालों के लिए तो इतना ही काफी है। देखो हाँ, देखो हम भी एडवोकेट हैं, और वैसे देखो आजकल मैं मानता हूँ ये चीजें गलत है। एक माँ बाप अपनी बच्ची को छोटे से बड़ा कर देते हैं, मुझे भी कभी कभी दुख होता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अदर कम्युनिटी में लड़की चली जाती है, उस परिवार को कितनी पीड़ा होती है जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। मैं इसके भी सख्त खिलाफ, बिल्कुल सही। मैंने आज तक ऐसा किया नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ मुझे ही पीड़ा होती है, लेकिन क्या करे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो बालिग है। आर्टिकल 21 उसको प्राण देवी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसको अपनी इच्छा से फ्रीडम है 18 साल के बाद में, वो 18 साल के बाद में टोटल स्वतंत्र कर दिया उसको। तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे कि माँ बाप ने क्या किया है, इस तरह से बंदिशें रहनी चाहिए, तो क्या करें, संविधान ने उसको राइट दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, जैसे आजकल फेसबुक पे भी मैंने कई बार देखा, एक चीज लिखी हुई आती है कि अगर कोई बहू माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, मतलब उसके सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसके पति को ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकता है। तो क्या ये सही बात है, इस पक्ष पे वो तलाक ले सकता है? देखो तलाक में भी क्या है, डाइवोर्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम में जो सेक्शन 13 है हमारी, वो विवाह विच्छेद की बात करती है। अब इस पॉइंट पे, जैसे मैं पर्टिकुलर पॉइंट को कोट कर रहा हूँ मैं, कि सासू के साथ, यानी कि मेरी मम्मी के साथ में वो रहना नहीं चाहती, बार बार डिस्टर्ब, तो देखो इसको बोल सकते हैं हम क्रूरटी। ये क्या है, ये भी क्रूरटी है ना। तो तलाक के जो ग्राउंड है ना, उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, या जैसे कि मान लो कि कोई पत्नी पति के ऊपर क्रूरटी करती है, क्रूरटी में मारपीट आ गई, प्रताड़ना आ गई, शारीरिक मानसिक, क्रूरटी की डेफिनेशन और क्रूरटी को सुप्रीम कोर्ट तक भी इंटरप्रिटेशन आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्रूरटी क्या है। अभी हाल ही में मैंने एक पढ़ा था, वो चाय नाश्ता उसको सुबह टाइम पे देते तो उसको क्रूरटी मान लिया, मतलब कुछ भी। तो ये क्या है, ये देखो क्रूरटी कैसे उसकी मेंटली तो हुई ना, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, किसी प्रकार से, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। तो मानसिक भी हुई ना, उसको हर्ट तो हुआ है ना। अब उसके माँ बाप के हाथ में रह रही हो, तो ये उसके लिए क्रूरटी हो सकता है। वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, साहब इस तरह से है मेरे साथ में, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ये वर्डिक्ट भी आया था कि अगर सासू माँ बहू से घर के काम कराती है तो उसको क्रूरटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस ग्राउंड पर तो क्या, और सर जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि अगर किसी ग्राउंड पर, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं ये कहते हैं कि इन ग्राउंड पर आप डाइवोर्स ले सकते हो अपनी वाइफ से, तो इन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स लेने के बाद क्या आपको एल्यूमनी देना अनिवार्य होता है? देखो कानून के अंदर है ना, एलिमनी का जो है ना, इसको बोलते हैं स्थायी भरण पोषण। आपने किसी महिला से शादी की है, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो क्या है, अगर आपने डाइवोर्स लिया है, चाहे पुरुष ने लगा दी साथ डाइवोर्स की पिटीशन, तो भी उसको स्थायी भरण पोषण तो उसको देना पड़ेगा, वन टाइम एलिमनी उसको देना पड़ेगा। ये कानून में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है
कि आपको देना ये देना पड़ सकता है, पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। अगर कोई चीज कानून में लिखी हुई है ना, तो वो आपको ये मान लीजिए आपको वो इन्फोर्समेंट में आएगी, आपको उसको करना ही करना है। ये लिखा हुआ है वन टाइम एलिमनी का, जो आप बता रहे हैं ना, वो देना ही पड़ेगा उसको। जस्टिस बिफोर लॉ एंड जस्टिस अंडर द लॉ, अंडर द लॉ, इसका टर्म कुछ समझ सकते हैं आप, इसका मतलब क्या है? जस्टिस बिफोर द लॉ। अब जस्टिस बिफोर द लॉ का और जस्टिस अंडर द लॉ, अंडर द लॉ, तो पहले जस्टिस अंडर द लॉ को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। जस्टिस अंडर द लॉ यानी कि कोई भी कार्य है वो कानून के दायरे में ही होगा। पहली बात, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, कानून में लिखा होगा वही होगा। ऐसा नहीं कि अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ आप कोई जजमेंट पास कर दो। ऐसा जजमेंट जो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है वो है, या ऐसा कोई भी कार्य जो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ किया जाता है वो है। तो जस्टिस बिफोर लॉ, अंडर द लॉ यानी कि लॉ जो है ना, जस्टिस तभी मिलेगा तब लॉ में उसके पर्टिकुलर्स होंगे। अच्छा, विधान में होगा तो विधान में होगा तभी तो जस्टिस कर पाएंगे। अगर मान लो कोई ऐसी चीज कानून में है ही नहीं जिसको आप इन्फोर्समेंट करवाना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? सही है, कैसे करेंगे बताओ? आप कह दो साहब हमें फला भगवान के ऊपर या फला गॉड के ऊपर केस करना है, लिखा हुआ है क्या कानून में? नामजद करा सकते हो क्या? आप नहीं करा सकते ना। तो जो लॉ में लिखा हुआ है ना, आप वही कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हो, किसी संपत्ति के विरुद्ध कर सकते हो, भविष्य की जो घटनाएं आपके साथ होती है, जैसे वसीयत वगैरह बनाते हैं हम, हमारी संपत्ति क्या होगा, तो ये सब कानून में लिखा हुआ है। हजारों लॉ बने हुए हैं, हर चीज पे लॉ बना हुआ है, इवन एनिमल्स को भी राइट्स है जी। अच्छा, एक ये बात बताओ कि जैसे कोई लड़की, उसका बॉयफ्रेंड है, वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड अमीर नहीं है, तो अमीर बनने के चक्कर में वो किसी और से शादी करती है, ठीक है। अब उस लड़के को पता पड़ जाता है, अब लड़की उसको छोड़ती भी नहीं है और उसके साथ अफेयर भी करती है, और कहती है मैं छोड़ूंगी तभी जब तू मुझे पैसे देगा, जो एलिमनी की बात करे। तो इसके लिए क्या अगेंस्ट में क्या कानून है? नहीं, उसके खिलाफ आप हनी ट्रैप कराओ ना, कि साहब ये मेरे साथ इस तरह से कर रही है और मुझे फंसा रही है और मुझसे पैसा लूटना चाह रही है, इस तरह से आप करो। बिल्कुल कर सकते हो, आप पुलिस में कंप्लेन करो। एलिमनी के आधार पर जो है डाइवोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन एलिमनी तो देनी पड़ेगी ना उसको। अगर एडल्ट्री के आधार पे अगर डाइवोर्स होता है तो फिर एलिमनी देनी, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है ये भी। अच्छा, अगर पत्नी जाड़ता की दशा में रह रही है, किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है, तो फिर काहे की एलिमनी? अच्छा, फिर क्यों? आपको एलिमनी देनी होगी। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट मानता है कि नहीं इसको एलिमनी दिलाई जानी चाहिए तो एलिमनी दिलाएगा। यदि पति प्रूफ कर देता है कि साहब ये तो दूसरों के साथ में देखो इस तरह से रह रही है, इस तरह से बिहेव है, तो ये उधर भी चल रही है और मेरे साथ भी कर रही है, मेरे पे तो केस कर रही है और उधर वो मजे से रह रही है, तो साहब ये एडल्ट्री की दशा में रह रही है, तो कोर्ट उसको आइदर दिला भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। वैसे मैक्सिमम ऐसे मामलों में नहीं दी जाती। बहुत अच्छा है सर। एक लास्ट मैं इसके बाद खत्म करेंगे। आपका लास्ट, बिल्कुल लास्ट। मेरे तो बहुत सारे जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226, दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है और क्यों? देखो, पावरफुल तो दोनों ही हैं। आर्टिकल 32 ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी संख्या कम है, 32, और 226 ये आपको संख्या बढ़ी, लेकिन ये क्या होता है, दो आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 226 में क्या होता है कि आपको हाई कोर्ट में कोई भी आपकी रिट याचिका होती है तो आप 226 के अंदर जाओगे, और आर्टिकल 32 जो है हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। अब कब देता है बता देता हूँ। हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वोल्यूट होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो वो आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में, राजस्थान उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का आर्टिकल 32 के अंदर अगर मौलिक अधिकारों का उसका उल्लंघन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का आर्टिकल 32 पावर देता है रिट के माध्यम से। अभी सुप्रीम डायरेक्ट आप हाई कोर्ट ना जाके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आर्टिकल 32 में मना ही नहीं है, लेकिन हर आदमी अब सुप्रीम कोर्ट जाने लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या वैसे ही बर्डन, देखो कोर्ट्स के पास वास्तव में आज की तारीख में बर्डन बहुत है, क्योंकि उसमें फैक्ट ही इतने सारे आ जाते हैं, कुछ एक एक बात की, मतलब लोग के अंदर है ना बाल की खाल निकल जाती है, हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू के ऐसे जजमेंट नहीं देता जज, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारी से देखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है दिशा निर्देश जारी किए थे, यदि आपके पास रेमेडी अवेलेबल है नीचे कोर्ट में अपनी बात रखने की, तो पहले आप वहां जाइए, वहां आपको रेमेडी नहीं मिलती तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। जैसे अभी एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं
लोअर कोर्ट में भी है रिट लगाने की पावर। एक सेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जैसे कि कोई भी अभी हमारा कोई वोल्यूशन हुआ है, एक आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक रिट होती है, हैबियस कॉर्पस रिट जिसको बोलते हैं। तो हमारी याचिका में दिया हुआ है, हमारी रिट्स में दिया हुआ है हैबियस कॉर्पस रिट है। हमें पता है कि हाई कोर्ट ही जाना है, लोअर कोर्ट तो कोई सुनेगा नहीं, और जज साहब भी नहीं सुनेंगे, न्यायाधीश जो है हमारे सेशन जज साहब नहीं सुनेंगे वो। तो हमारे सीआरपीसी में ही प्रावधान है। देखो चीजें जो है ना, अगर हमारे पास नीचे की कोर्ट में रेमेडी है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, तो हमें पहले वहां उसको रनिंग करना चाहिए। अगर वहां से नहीं मिलता हो, ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है जुडिशरी के अंदर, अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई आदेश हुआ है, कोई ऑर्डर हुआ है, तो आप उसको अपील कर सकते हो ऊपर की कोर्ट में। वहां से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की पावर है। ये लिखा हुआ है सब कुछ उसके अंदर, लॉ के अंदर। तो ऐसे ही हमारे सीआरपीसी का ना 97 एक सेक्शन है। आप कोई भी व्यक्ति, आपको लगता है कि किसी ने इसको किडनैप कर रखा है, किसी परिवार ने उसको जो है बंदी बना रखा है, और उसको वास्तव में कोर्ट के समक्ष आना चाहिए उसकी बात रखने के लिए, तो आप या तो हाई कोर्ट जाओ 226 के अंदर, वहां लंबा प्रोसीडिंग हो। अगर आपके पास लोअर कोर्ट में रेमेडी है तो आप पहले आप उसको फॉलो कर लो, आप उसको लगा लो। मैंने अभी एक केस में लगाया है, 97 की कार्रवाई लगाई है मैंने, अभी मेरे पास फाइल रखी हुई है सीआरपीसी 97। तो सीआरपीसी 97 में वही कोई पावर देती है, हेबियस कॉर्पस की पावर देती है, उसको आना पड़ेगा। ये पावर है किसके पास है? इसकी सुनवाई का अधिकार है एसडीएम साहब, एडीएम और एसडीएम। अच्छा, मतलब ये 97 केवल हेबियस कॉर्पस के लिए ही है? हेबियस कॉर्पस इसका सदोष नहीं, ओनली एक ही। ये क्या हो, सदोष परिरुद्ध किसी व्यक्तियों को, कोई स्त्री है इसी कंडीशन में है जिसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना आवश्यक है, उसके लिए आप किसी भी जो है उपखंड अधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट को आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हो कि साहब इन परिस्थितियों में इस व्यक्ति को इन लोगों ने इस जगह पे रख रखा है, बंदी बना रखा है, जिससे उसकी जान माल का खतरा भी है। तो क्या होगा उसमें, क्या होता है उसमें सर्च वारंट जारी होता है, पुलिस के पास रिपोर्ट जाती है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको लगता है मामला वास्तव में व्यक्ति को डिटेन कर रखा है, तो वो क्या है, कोर्ट उसका सर्च वारंट जारी करती है। अब फिर पुलिस जब सर्च वारंट जारी करती है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध जारी करती है उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसको डिटेन करके कोर्ट के समक्ष पेश करेंगी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, वो कहते हैं कि भाई मेरे को जबरदस्ती नहीं रख रखा या कुछ ऐसा, तो फिर कोर्ट उसको रिलीज कर दें। यदि वो कहते हैं इस व्यक्ति ने फला व्यक्ति ने अपराध किया, तो फिर आगे प्रोसीडिंग चलती है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट आते हैं। और ये आज की एक बात और बता दूं मैं, 498 के जितने मुकदमे होते हैं ना, मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, क्या होता है कि लोगों को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करे, उसको अप्लाई कहाँ करे, किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जाए, लो तो आता है, आप कहाँ अपना माइंड डाइवर्ट करोगे। इसलिए कभी भी जब भी इस तरह के 498 पति पत्नी के बहुत ज्यादा मैटर हो रहे हैं आजकल, मैं भी इस चीज को देखता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जजेस ही इस चीज को देखते हैं, उनको पता है, पहली बार में उनको पता जाता है कि मामला क्या है। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले 498 जब भी पति पत्नी का विवाद है, पत्नी चली जाए ना, तो कुछ मत करो, आप एक रिट लगाओ हेबियस कॉर्पस, या तो हाई कोर्ट में लगा दो या फिर 97 में लोअर कोर्ट। 97 की बहुत कम लोग लगाते हैं, क्यों? वो कहा ना अमीर बनने वाली जिन्होंने बात की जल्दी में कैसे तो क्या थोट्स अलग होते हैं सबके, ठीक है ना, ज्यादा उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, तो वो क्या वकील उसको बताएगा नहीं 97 की, लेकिन उसके पास रेमेडी है लोअर कोर्ट के अंदर। उससे क्या होगा, उसके पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे महिला के। अगर मान लो कोई महिला जानबूझकर अपने माँ बाप के हाथ से चली गई और वो पूरी प्लानिंग में था, इसके बाद 498 भी लगाना है, घरेलू हिंसा भी लगा, क्योंकि वकील भी ऐसा लगता है, क्योंकि है भी क्या, यही तो है, वकील क्या करेगा, उसका तो व्यवसाय है, उसका तो बिजनेस है, वो तो करना ही है उसको, तो ठीक है। अब फिर उसके पास रेमेडी क्या हो जाती है, जैसे वो लगाता है ना, ये अगर मान लो चली गई ना किसी की पत्नी वगैरह, तो सीधा 97 की एप्लीकेशन लगाइए, आप कोर्ट से रेमेडी मांगिए, उस लड़की को जो उसके माँ बाप है उनको पार्टी बनाइए, पार्टी बनाने के बाद में उसका कोर्ट में जो परिवाद देंगे तो उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी होंगे, और वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने स्टेटमेंट देंगी कि साहब मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, ये जो भी कुछ स्टेटमेंट देंगी, ये जो कुछ भी देंगी ना, वो आपके जो वो कार्रवाई करेगी आगे उसमें काम आएंगी, वो आपके मेंटेनेंस में भी काम आएगी, वो आपके 498 में भी काम आएंगी, बचाव के रूप में, एज डिफेंस के रूप में। तो मैं ये सलाह देता हूँ लोगों को, क्या हेबियस कॉर्पस। इसमें एक और बात आप कर सकते हो, ये केस क्रिएट होते हैं, थॉट से क्रिएट होते हैं, तो इसका एक फंडा है, जब पति अगर गुस्सा कर रहा है तो पत्नी चुप रहे, और जब पत्नी गुस्सा कर रही है तो पति चुप रहे। अगर इस फंडे को अगर आप अपनाएंगे, अगर ये हो ही जाए तो केस भी नहीं आएंगे, बात वो नहीं है। देखो आजकल क्या मानव स्वभाव है, मैं ये कहता हूँ, देखो क्या होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और हमारी प्रकृति आजकल पता नहीं बहुत ज्यादा, आपको पता है बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन
और क्या होता है खाने पीने की चीजें भी इतनी शुद्ध नहीं रही है आज के टाइम पे। दूसरी बात है ये जो सोशल मीडिया है इसने लोगों की सोच को बहुत ब्रॉड कर दिया है, और इतना ब्रॉड कर दिया है कि आने वाली पीढ़ी हमारी भगवान को माने नहीं माने, माँ बाप को माने नहीं माने जरूरी नहीं है, और होने वाला यही है। सर इसको ब्रॉड ना बोल के भ्रष्ट बोलूंगा, शायद भ्रष्ट बोलना सही रहेगा। भ्रष्ट बोल सकते हैं आप। हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो कांड कर रहे हैं आज, हाँ बिल्कुल सत्य, ये मैं शब्द को थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल बिल्कुल गलत बोलूंगा, हो सकता है। ये हो रहा है कि हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो काम बिगाड़ा है ना पूरा, काफी गलत है। देखो मैं तो ये कहता हूँ आज जैसे आज मेरा परिवार है आपका परिवार है, देखो दो में से एक व्यक्ति अगर समझदार होगा ना तो हाँ, परिवार की नैया चल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है। कहने का मतलब वही है, नहीं सहनशील मतलब बर्दाश्त, ईगो फटाफट ईगो हट होता है। आज मेरे परिवार ने आपको किसी ने कुछ कह दिया तुरंत आप गुस्सा खा लोगे, नहीं खाना। आज के टाइम पे और जोड़ देते हैं हस्बैंड का ज्यादा समझदार होना। हाँ ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर परिवार को चलाना है तो हस्बैंड को थोड़ा सा पोलाइट होना जरूरी, झुकाव होना जरूरी, क्योंकि ये ईश्वर भी झुके हैं, देखो ऐसी बात है। तो अपन भी झुक लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, आज जैसे कि मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूँ, आज कोई भी हमारे अंदर क्या है कि जैसे हम आज खाना पीना इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि बर्दाश्त नहीं होती किसी चीज, कोई भी चीज सुसाइड तक कर लेता है आदमी। सुसाइड कब करता है? जब वो निराश हो जाता है सारी जगह से, कि मुझे अब आशा नहीं है जीवन में कि कोई मेरा सहयोग करे, इसलिए सुसाइड करता है वो व्यक्ति। वरना उसको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़े। भाई भाई का सगा नहीं हो रहा आजकल। बीवी जब आती है, पहले मैं खुद देखता हूँ 1 साल शादी को बनी और वो भाग जाती है। मेरे पास खुद एक केस था, मेरे पास खुद ऐसा एक मेरे तो परिवार में भी नहीं, मेरे पास खुद ऐसा एक केस था, आप मानोगे नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ और वो लड़की जो है किसी और के साथ में भाग गई। बताओ, फिर मैंने उसकी एप्लीकेशन वगैरह लगाई तो उसको डिटेन करके पुलिस वाले लेके आए। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। मैं जो है मेरा जो कार्य है ना, मैं निःशुल्क तो पहले बस सलाह देता हूँ। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ कार्य। जब मैंने लो स्टार्ट किया था ना, मेरा इंटेंशन था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, जितने ज्यादा लोगों को देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये कहा जाता है। तो मैं लोगों का जितने ज्यादा लोगों को ज्ञान दे सकूं तो मेरा ज्ञान तो दुगना हो रहा है ना, मेरा बढ़ रहा है। तो मेरा इंटेंशन रहता है, और मैं कोर्ट्स के अंदर जो है जितने भी जूनियर अधिवक्ता आते हैं, जूनियर अधिवक्ता कहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कानून में कहीं नहीं लिखा जूनियर अधिवक्ता सिविल अधिवक्ता। अधिवक्ताओं का भी लॉ बना हुआ है, एडवोकेट एक्ट बना हुआ है 1961, उसमें कहीं भी जूनियर अधिवक्ता शब्द का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन कहने में आ जाता है कि साहब अभी नया नया है तो जूनियर हम कह के संबोधित कर देते हैं उनको। मैंने काफी नए अधिवक्ता हैं, उनको अपने LLB कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही उनको पूरे कोर्स में ट्रेनिंग दी है मैंने। मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इनको क्या होता है कि लॉ में क्या होता है कि जितना आप जानोगे ना उतना अच्छा होगा। आप जजेस के सामने खड़े कैसे होंगे, एक तो बहुत से लोग ऐसे खड़े होने के बोलने में उनको पाँव धूसते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो कब आएगा जब आप इंट्रो करोगे। सही बात। जजेस, मैंने तो इवन बच्चों की बात तक कराई जजेस से। मैंने सर ये ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा माहौल दिया है। हमारे जो है जज साहब है, SHM 6 वाले जज साहब हैं, उन्होंने काफी अच्छा कोऑपरेट किया है। हमारे जो न्यायाधीश है यहाँ के DG साहब हैं, वो काफी बच्चों को अच्छी जो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, उन्होंने काफी मुझे प्रोत्साहित किया है इस चीज के लिए कि आप कम से कम अवेयरनेस करते हो बच्चों को। मैंने यहाँ पे जब 2017, 18, 19 की बात है, जब हमारे दीपक मित्तल जी अध्यक्ष थे, उस समय पे मैंने मेरा देखो मतलब ये क्या सोच ऑटोमेटिक आ जाती है। जब आप किसी काम को अच्छे से करते हो, शिद्दत से करते हो ना, तो आपके थॉट्स ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको डेवलप कर देता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा मैं LLB तो कर ही रहा हूँ, उस वक्त मैं भी LLB कर रहा था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा था। मेरा विचार आया कि मैंने क्यों ना सारे जितने भी जूनियर्स, जितने भी जो विद्यार्थी है LLB के विधि विद्यार्थी है, उनका कोर्ट में एक सेमिनार कराया जाए। ये मेरे पास आया था, अखबार में भी कोटिंग है इसकी आज भी। तो मैंने क्या किया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया और मैंने सारे एक्सीलेंट लॉ कॉलेज, मोदी लॉ कॉलेज, मेरे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मेरे साथी अधिवक्ता, हम सबने एक विचार बनाया और एक सेमिनार का आयोजन कराया था मैंने अदालत बार में, अभिभाषक परिषद के अंदर। तब मैं LLB मैंने स्टडी कर ही रहा था उस समय में। तो मेरा ही विचार था, उस वक्त लोगों को काफी अच्छा लगा। सीनियर अधिवक्ताओं ने उन विद्यार्थियों को लॉ की बारीकियां बताई, लॉ में किस प्रकार, क्योंकि वो तब स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल ज्ञान बिल्कुल अलग है और किताबी ज्ञान बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप देख लेना अप्लाई करके, बहुत डिफरेंट है। जैसे आपने कहा ना ये कहने में अच्छा लग रहा है, तो उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में देखो जो करता है उसको पता होता है। इस सेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। इसमें एक और चीज हम यही कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि हम लॉयर से पूछें, जाने कि हम इसकी रेमेडी कैसे ले सकते हैं, या क्या क्या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप वो पूछ सकते हैं हमसे, हम सब जानेंगे। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी लीगल एड डिफेंस काउंसिल में हूं और निःशुल्क हमारी सेवा होती है।
हमारे जो भी निशुल्क सलाह देनी है, इवन कितनी भी देर आप बात करो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप बात कर सकते हो, बिल्कुल निशुल्क है। हमारा मैं लीगल डिफेंस काउंसिल में सिलेक्शन हुआ है मेरा, मैं एक ऐसे तो मैं ऐसे जेल भी इंसान को भेजूंगा आपके पास, वो आपसे सलाह मांगने आएगा, आप दे दे के परेशान हो जाओ। बिल्कुल उसको रिकॉर्ड करेंगे हम, उसके पहले सबसे हो सकता है कि अगर आप उसको मोटिवेट करो तो उसके थॉट्स बदल जाए। बिल्कुल आप भेजना ऐसे इंसान चलो, मेरा वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि पर्सनल कुछ लाइफ के क्वेश्चन पूछने लग जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर कि वो आते हैं आपके पास कंसल्टेंसी लेने, हाँ, और उसके बाद आपको कंसल्टेंसी की नीड होती है, भैया ये बंदा दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे पास। नहीं, आज तक ऐसा नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने रियल में ऐसा केस देखा है जिसमें हस्बैंड आ जाए, सर मेरे को बहुत मारती है, सर रास्ते पे गालियां देती है? देखो, एक केस आया था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, अच्छा। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये जो अधिनियम बना हुआ है ये सिर्फ पर्टिकुलर महिलाओं के लिए, इसमें कहीं पुरुष शब्द का उच्चारण नहीं है। एक केस कर दिया था तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष को रेमेडी नहीं है। आप ये नहीं कह, नहीं है ना, हम भी इस मान को मानते हैं कि एक पुरुष प्रधान देश में भी सारा सब कुछ महिलाओं के पास है। मैं वही तो कहना चाह रहा था आपसे, 498 महिलाओं के पास, घरेलू हिंसा महिलाओं के पास 125 महिलाओं के पास, और महिला आयोग भी बना हुआ है, पुरुष के पास क्या है? आप समझ सकते हो। कपिल शर्मा की बात याद आ रही है। हाँ, मैं बिल्कुल, मैंने खुद कहा है, कोर्ट में भी इस बात को कहा है, मैंने पुरुष के पास क्या है साहब, आज के समय में सारे तो रेमेडी महिलाओं के पास। चलिए, काफी मजा आया इसके साथ बात करने में, और हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों बाद वापस से। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस जरूर पिक करेंगे और सर से पूछेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जज साहब से ही बात करें, और जज साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप जो है न्याय के क्षेत्र में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो। जब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ IQ के साथ। धन्यवाद।